नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे रहे थे, उसी दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद जब मतदान की प्रक्रिया आई, तब विपक्षी सांसदों की संख्या नहीं थी और इसी कारण जो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव था वो गिर गया है। मोदी सरकार की एक बार ताकत दिखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं और संसद में उनके बड़े नेता हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सदन की गरिमा के अनुरूप व्यवहार नहीं करने को लेकर उनके खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया और उसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। मोदी ने हर मामले को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा, चाहे वो इंडिया गठबंधन का नाम हो या फिर मणिपुर का मुद्दा हो, जिसको लेकर लगातार संसद के दोनों सदनों में गतिरोध देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में शांति बहाली की कोशिश की जा रही है और मणिपुर में जल्द ही शांति का सूरज निकलेगा और वह भी विकास की मुख्य धारा से एक बार फिर से जुड़ेगा। राहुल गांधी के भी आरोपों का प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। साथ ही साथ कांग्रेस पर वह जबरदस्त तरीके से हमलावर रहे। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वहां भी आज मणिपुर को लेकर गतिरोध देखने को मिला, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने लोकसभा में भाषण में क्या कहा। भगवान की मर्जी होती है कि वो किसी न किसी के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किसी न किसी को माध्यम बनाता है। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। दो 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था, जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। ये मैंने उस दिन भी कहा और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। और इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की। और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। ये हाल है आपका। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। में आसमान में उड़ने के लिए हौसला दिया है, अवसर दिया है। हमने दुनिया में भारत की बिगड़ी हुई साख उसको भी संभाला है और उसे फिर एक बार नई ऊंचाइयों पर ले गए। अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में हमारी साख को दाग लग जाए, लेकिन दुनिया अब देश को जान चुकी है। दुनिया के भविष्य में भारत किस प्रकार से योगदान दे सकता है, ये विश्व का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। इस मौके पर हमारे विपक्ष के साथियों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में
आपने मिलजुल कर करीब करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है। देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे फेल मशीन पर नया पेंट लगाने का। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था। और मजेदार ये कि मजमा खत्म होने से पहले ही उसका क्रेडिट लेने के लिए आप में सिर फुटबॉल शुरू हो गई। मैं हैरान था कि ये गठबंधन लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, आप जिसके पीछे चल रहे हो, आप जिसके पीछे चल रहे हो, उसको तो इस देश की जबान, इस देश की संस्कार की समझ ही नहीं बची है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग लाल मिर्च और हरी मिर्च का फर्क नहीं समझ पाए। बाकी के अन्य नेताओं ने अविश्वास प्रस्ताव पर क्या बोला, ये भी सुनिए। सर, कल जब माननीय गृह मंत्री जी बात कर रहे थे, ये यूपीए के नाम क्यों बदलने का आवश्यकता हुई, उसका बहुत विस्तार से बोले। मैं उसका एक जिक्र करना चाहती हूं सर। वो INDIA सिर्फ उनका नाम का सैंक्टिटी के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यूपीए मतलब जनता को याद आ रहा है वो करप्शन, वो भतीजावाज, बाय क्रोनिज्म, डायनास्टी, फैमिली, वो सब आ रहा कि ले आओ INDIA, जिसका पूरे नाम बहुत सारे लोग बोल नहीं पा रहे उन्हीं के यहां। मगर मैं ये बात सामने रखना चाह रही हूं कि कितना इनका कॉन्ट्रडिक्शन है। ये गजब टाइप की यूनिटी है सर, जिसमें ये समझना मुश्किल हो रही है कि ये अलायंस पार्टनर्स आपस में लड़ रहे हैं कि साथ में लड़ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि पंजाब में कांग्रेस एंड आप आपस में लड़ रहे हैं, दिल्ली में आप और कांग्रेस अगेन आपस में लड़ रहे हैं, बंगाल में TMC, कांग्रेस एंड द लेफ्ट आपस में लड़ रहे हैं, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, राजस्थान और हिमाचल में आप और कांग्रेस दोबारा आपस में लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP आपस में लड़ रहे हैं, गुजरात में आप और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं। इससे ये गजब की अलायंस है सर। इसका उदाहरण इसमें सर, एक्चुअली कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर आए थे। क्या बात करते हैं?
क्या प्रोफेसर सौगता राय को मैं याद दिलाना चाह रही हूँ, मंत्री नहीं प्रधानमंत्री इंपोर्ट करते थे राज्यसभा से डॉक्टर मनमोहन सिंह को, याद रखिए ना। स्पीकर सर, मैं कंक्लूजन में अभी कल हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था क्विट इंडिया। अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे, वो नहीं मालूम था उनको। उसका मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था सर। यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया, जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। जो गौ रक्षक है जिसका नाम मोनू है, वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। सर, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, आप हिंदू अक्सरियती लोगों में हथियार बांट रहे हैं, ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। तो सर, आई एम कंक्लूडिंग। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हुकूमत से कह रहे हैं कि आप जो सियासत कर रहे हैं इससे नुकसान देश को होगा। प्रधानमंत्री जब खड़े होकर जवाब देंगे, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवालकर की आइडियोलॉजी बड़ी है? मैं इस तहरीक अदम एतमाद की तायद में खड़ा हूं और हुकूमत की मुखालिफत में। सर, एक आधा मिनट सर, दो लोग, दो महाज है इस मुल्क में, एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। एक चौकीदार है, एक दुकानदार है। जब जुल्म हम पे होता कोई मुंह नहीं खोलते। यूएपीए का कानून अमित शाह ने लाया, इन दुकानदारों ने तायद की। आज उस यूएपीए का कानून में 83 साल का बुढ़ा सिपर नहीं होने से मर गया। आखिर कब तक दुकानदार और चौकीदार हमारी लाशों पर सियासत? सर, हम कंक्लूडिंग, कब तक सियासत करेंगे? अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी, चौकीदार को धन्यवाद श्री तीसरा महाज करेगा। शुक्रिया सर। India has lost confidence in you. The spectacle of the Prime Minister of the greatest democracy bowing to a religious seers of a majority in the chamber of a new parliament fills us with shame. Police manhandling and filing FIRs against champion wrestlers against a BJP MP accused fills us with shame. 50 panchayats in 3 districts of BJP ruled Haryana issuing letters forbidding Muslim traders entering the state fills us with shame. नफरतों की जंग ने अब देखो क्या क्या हो गया। सब्जियां हिंदू हुई, बकरा मुसलमान हो गया। No, madam. You are creating it in every state. No, we are not, 1 minute, we are not going to be bullied. One crony capitalist is not going to make a monkey out of India's regulators and equity markets while we watch. Mamta Di is not scared. Mr. Stalin is not scared. Akhilesh Ji is not scared. Rahul Gandhi is not scared. A 37% vote share party can only prevail if the rest of us 63% are shared, and we are not. This time we will take you on and we will win. Thank you. I hear the illustrious BJP members of the House. Thank you, ma'am. Last para, ma'am. Sir, last, sir. Last para, sir. I hear the BJP members praising their own, and I quote from the Gita, "You have the right to labor only and not to the fruits of labor." Everyone asks, if not Modi ji, then who? This inaction on Manipur, Honorable Prime Minister, where you had absolute power to intervene but did not, is a cornerstone after which India will say anyone but Modi. सर देखिए, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की ताकत कितने है कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे। यही ताकत होते हैं संसदीय परंपरा की। हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के लिए कोई सोचा भी नहीं था, लेकिन हम बार बार ये गुहार लगाते आए थे कि कम से कम हमारे देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की मुद्दे पे हम बोलने का पहले कुछ बोले। ये सिर्फ हमारा मांग थी और कुछ नहीं। हमारा मांग कोई बीजेपी नेता से नहीं, हमारी मांग थी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री से, जो लाजमी है क्योंकि हम भी ये सदन की मेंबर है। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री जी क्यों इतना आड़े हुए थे कि सदन में ना आने की शपथ ले चुकी थी। आज सभापति महोदय ये स्वच्छ इंडिया अभियान की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे।
इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है। केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही है। राहत इंदारी जी का के शब्द मुझे याद आते हैं कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। जो ये बार बार बात करते हैं देश को तोड़ने की, जोड़ने की, इन्होंने एक यात्रा भी निकाली, भारत जोड़ो यात्रा करके। मैं 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर वहां पर था और हमें खबर लगी कि साहब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी आपसे मिलने आ रहे हैं। ये हमसे मिलने वहां पर नहीं आए थे और ना ही कोई मुलाकात हुई, क्योंकि इनकी थालियां तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने बिछा रखी थी। इनकी मुलाकात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से हुई। ये रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे। अगर कोई सैनिक ये कार्रवाई करे तो उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलता है। ये उस समय सरकार चला रहे थे। दे शुड बी ट्राइड फॉर ट्रीजन। गद्दारी के ऊपर इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये चाइना के साथ इनके साथ हो रहा था। अब राज्यसभा की कार्यवाही। राज्यसभा ने बृहस्पतिवार को फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के संबंध में फार्मेसी अधिनियम 1948 में संशोधन का प्रस्ताव है। उच्च सदन ने विपक्ष के हंगामे के बीच इस विधेयक को मंजूरी दे दी। उस समय विपक्ष के सदस्य मणिपुर मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहे थे। सरकार ने बृहस्पतिवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यकाल के विनियमन के लिए राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक के प्रावधान किया गया है कि भविष्य में निर्वाचन आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 पुनः स्थापित किया। वहीं सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डाकघर विधेयक 2023 पेश किया। राज्यसभा में हंगामे के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या वो परमात्मा है, कोई भगवान तो नहीं है। सुनिए। प्रधानमंत्री जी आने दो और उनके सामने हम अपनी विषय रखें। अरे क्या प्रधानमंत्री आने से क्या होने वाला है? क्या परमात्मा है? क्या ये सदन है? क्या परमात्मा है? क्या परमात्मा है वो? ये कोई भगवान नहीं है। ये भगवान नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।